अमेठी से स्मृति ईरानी ने नामांकन कर दिया, लेकिन अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ता को अभी तक अपने उम्मीदवार का इंतजार है। या यूं कहिए, उम्मीदवार का तो क्या इंतजार है, इस बात का इंतजार है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे यहां से या नहीं। लेकिन कांग्रेस है कि वो अपनी मुट्ठी खोलना ही नहीं चाहती। बार बार उम्मीदों का गुबार पैदा किया जाता है, फिर वो अचानक से कोई ऐसा दृश्य बदल जाता है, कहा जाता है कि नहीं, अभी रणनीति के चलते घोषणा नहीं कर रहे हम लोग। कांग्रेस के भीतर भी ये बात उठ रही है कि जिस ढंग से कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, इंदौर में, सूरत में भागा, फिर इंदौर में भागा, वो तो भाजपा में शामिल ही हो गया, भाजपा कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार विड्रॉ करके पर्चा। उसमें पार्टी के उम्मीदवारों में, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास देने के लिए राहुल गांधी को अमेठी से उतरना चाहिए, प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतरना चाहिए, ऐसी बात भी उठ रही है। क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए बहुत विचित्र स्थिति होती है कि चुनाव जब चरम तक पहुंचे तो उसका उम्मीदवार भाग जाए। हारे जीते अलग बात है, लेकिन भाग ही जाए और बाद में आरोप लगे कि पैसा देके इसको टिकट दे दी थी इसलिए भाग गया। इंदौर में वही दृश्य हुआ। इंदौर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि पैसा लेके टिकट दिया था, भाग नहीं था, नहीं हमको देते टिकट। खैर, तो उत्तर प्रदेश में अब इंतजार है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एंट्री लेते हैं चुनावी इस महासमर में या नहीं। चुनाव आगे निकल चुका है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव उस भौगोलिक क्षेत्र में आ रहा है, तीसरे और चौथे चरण में, जिसको हम समाजवादी पार्टी का इलाका कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी का क्षेत्र कह सकते हैं, उसके प्रभाव वाला इलाका कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसी में एटा, इटावा, बदायूं, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, ये सब आ रहा है। तो यहां इम्तिहान अखिलेश यादव का भी अब होने वाला है कि मुलायम सिंह जी के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें मुलायम सिंह जी की शारीरिक उपस्थिति नहीं है और अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं। अन्यथा अभी तक जितने भी चुनाव हुए, अखिलेश यादव की लीडरशिप में भी हुए, तब भी नेताजी पीछे से रहे। ये पहली बार है जब मुलायम सिंह जी नहीं है और अखिलेश यादव को सारे निर्णय अपनी सोच और समझ से लेने हैं और उन निर्णयों के अच्छे और बुरे होने का सारा यश और अपयश उन्हीं के खाते जाएगा। इसलिए भी मामला गंभीर हो रहा है। और तीसरा एक कोण ये कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दिख रहा है वो ये कि क्या समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे अतीक, मुख्तार, अशरफ और शहाबुद्दीन, इन जैसे माफियाओं को चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा बड़ा मसला है। मुरादाबाद में अखिलेश यादव की सभा में भी ये बात आई। वहां एक समाजवादी पार्टी के जिला पदाधिकारी ने ये कहा मंच से, माइक से, कि मुसलमान जब वोट करने जाए तो इनकी कुर्बानी ध्यान में रखे, अतीक और अशरफ की। इनकी भी कोई कुर्बानी है। संभल में शफीकुर रहमान वर्क के पोते जियाउर रहमान वर्क, अगर सही नाम मैं स्मरण कर पा रहा हूं, वो उम्मीदवार हैं सपा के। उन्होंने भी कहा कि अतीक और मुख्तार इनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देगा मुसलमान, और ये हमारे आइडियल हैं। तो क्या ये कहीं कोशिश हो रही है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़े वैसे वैसे समानांतर इन चेहरों को भी चुनाव के चौसर पर मोहरे की तरह उछाल दिया जाए, अतीक को, मुख्तार को, अशरफ को, शहाबुद्दीन को? ये वो नाम है जो देश में बड़े माफिया के तौर पर जाने जाते हैं। इनको शहीद बताने की कोशिश हो रही है क्या? और अगर हो रही है तो क्यों? ये बड़ा सवाल है।
और इस ढंग की कोशिशें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रास्ता तो खोलती हैं, साथ में एक चिंता की घंटी भी बजाती हैं, एक वार्निंग बेल भी बजाती हैं कि क्या अब राजनीति इस स्तर पर आ गई कि अतीक और मुख्तार और शहाबुद्दीन और अशरफ की तथाकथित कुर्बानी वोट डालते समय याद रखने लायक है? बड़ा मसला है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर आपका मेहमानों से परिचय करा, फिर बहस में चलते हैं। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय घोष किया था। जल्द घोषणा करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। दूसरे चरण के चुनावी दंगल के बाद देश भर की नजर अब एक बार फिर अमेठी रायबरेली पर आकर टिक गई है, क्योंकि 3 मई की तारीख यहां नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में सबकी निगाहें यहां कांग्रेसी उम्मीदवार को खोज रही हैं। और इसी बीच बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अपना दमखम दिखाते हुए नामांकन भी कर दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय घोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। 20 मई को 5वें चरण में होने वाले चुनावी दंगल में यहां नामांकन के लिए अब केवल 4 दिन ही बाकी हैं। वहीं कांग्रेस खेमे में अमेठी से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक केवल और केवल चर्चाओं की चाल है। कौन होगा उम्मीदवार, ये अभी भी अनसुलझा सवाल है। घोषणा जल्दी हो जाएगी। अभी जो कल लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें ये चर्चा का एक बिंदु था, लेकिन इस पे विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। हमको बताया गया कि खारगे जी, अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेकर जल्द घोषणा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। 3 तारीख से पहले पर्चे भरने हैं। दरअसल सियासी गलियारों में कांग्रेसी खेमे से खबर आई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार के चुनाव पर पास हुए प्रस्ताव में भी यही कहा गया। तब कहा गया कि 27 अप्रैल यानी शनिवार को कांग्रेस अपने पत्ते खोल देगी। रविवार का दिन भी कयासों में ढल गया। सोमवार को भी अटकलों से असमंजस के ये बादल नहीं छट पाए। सीईसी ने परसों पीसीसी की बैठक हुई, सारे सदस्य ने कहा राहुल जी को अमेठी से लड़ना है और प्रियंका जी को रायबरेली से लड़ना है। वो उनकी सीईसी की भावना उन्होंने प्रकट की, सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की, अपना विचार सामने रखा और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में निर्णय सुनाया जाएगा, दे देंगे। पहले खबर आई कि राहुल अमेठी और प्रियंका रायबरेली से चुनावी रण में उतरेंगे। पल पल बदल रहे घटनाक्रम में एक खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं। बीजेपी खेमे से खबर आई कि बीजेपी वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए कह रही है और खबर ये भी है कि कांग्रेस भी वरुण गांधी के संपर्क में है। बहरहाल बीजेपी खेमे से यूपी में जहां स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह ने नामांकन कर दिया, वहीं ब्रिजभूषण को लेकर केसरगंज सीट पर भी तमाम कयास चल रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा हॉट सीट फिलहाल अमेठी और रायबरेली हैं, जहां स्मृति ने तो भर दिया पर्चा, लेकिन राहुल प्रियंका की केवल चर्चा ही चर्चा। ऐसे में सवाल यही है कि अब तो दिन बचे हैं केवल 4। आखिर कौन होगा उम्मीदवार, कब खत्म होगा ये सस्पेंस? अब तो दिन बहुत कम बचे हैं अमेठी और रायबरेली के लिए पर्चा भरने के लिए। तो आज कल परसों कांग्रेस को घोषणा करनी ही होगी, चाहे गांधी परिवार से कोई लड़े या न लड़े। मेहमानों के पास चले उससे पहले एक छोटा सा ये एड ब्रेक है, जरा इसको विज्ञापन को देख लीजिए, फिर मेहमानों के पास चलते हैं।
कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। चलिए मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। सुजाता पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सुजाता जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं राजनीतिक प्रवक्ताओं के पास जाऊं उससे पहले सुजाता पांडे के पास चलूंगा। सुजाता पांडे, आपको क्या लगता है कि अमेठी और रायबरेली केवल कांग्रेस के लिए दो, उत्तर प्रदेश की 80 में से 2 सीटें नहीं हैं, उनको आप बलिया, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा से इक्वेट नहीं कर सकते कांग्रेस के लिए। वो देश भर में उसका एक मैसेजिंग का आउटलेट है और वहां भी यही नहीं तय हो पा रहा कि कांग्रेस की ओर से गांधी परिवार के दोनों कर्णधार उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। क्या लग रहा है, इसके पीछे कोई रणनीति है, कोई व्यूह रचना है या कंफ्यूजन है? अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम जी। अमेठी जो है वो सिर्फ, जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ एक राजनीतिक एक गढ़ नहीं है कांग्रेस पार्टी का, वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अंतिम किला भी है और था, यूं कह लीजिए, क्योंकि अब तो अमेठी छोड़ के राहुल गांधी वायनाड भाग गए हैं और आज नामांकन में जब 2-3 दिन ही बाकी हैं फिर भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुप है। सोनिया गांधी सांसद बन गई राज्यसभा की राजस्थान के रास्ते और रायबरेली को त्यागपत्र दे दिया, छोड़ दिया, कह दिया कि भैया मेरा चुनावी राजनीतिक जीवन अंत होता है। तो ये जो पूरा मैसेज गया है, एक मैसेजिंग है। अब चाहे कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रियंका गांधी लड़ लें या सोनिया गांधी वापस राहुल गांधी लड़ लें, डैमेज इज डन, जो कहते हैं ना कि क्षति तो हो चुकी, क्योंकि ये मैसेज चला गया है सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच नहीं बल्कि पूरे देश में, कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के वक्त में ये कहते फिर रहे थे कि डरो मत, डरो मत। इससे जिस तरह से कांग्रेस की चुप्पी साधी हुई है, राहुल गांधी किसी प्रेस वक्तव्य में कुछ भी बता नहीं रहे हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो ये मैसेज गया है अमिताभ जी कि उनका गला भी सूख रहा है और डर उनको भी लग रहा है। तो इससे एक बड़ा खराब नैरेटिव जो है कार्यकर्ताओं में जाता है और इंडिया गठबंधन में तो जाता है। आते हैं दोबारा में सुधा मिश्रा जी, पहले सूरत में और आज इंदौर में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार ही भाग गए। उस भरे चुनाव में ऐसी स्थिति हो जाए तो मोराल पर बहुत असर पड़ता है। मैं नहीं कह रहा कि सूरत में जीत रहे थे कांग्रेस लड़ती तो इंदौर में जीत जाती, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मोराल तो खराब होता है, डाउन होता है। देश भर में मोराल डाउन होता है पार्टी का। वो कहती है भाई हमारे उम्मीदवार तक नहीं लड़ाई में खड़े रह पा रहे हैं। वो वहां से पर्चा वापस लेके कैलाश विजयवर्गीय की कार में आ गए और भाजपा ज्वाइन कर लिए। और वहां आपका जिला अध्यक्ष अब चिल्ला कह रहा है कि रुपया लेके टिकट दी थी कांग्रेस, हमारे नेताओं ने। तो इस माहौल में जब आत्मविश्वास और आत्मबल का संकट हो पार्टी के सामने, तब ये और जरूरी नहीं था कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सामने आते और सामने से खड़े होकर कहते कि भाई हम खुद मैदान में हैं अपने परंपरागत इलाके से, अमेठी और रायबरेली से। सुधा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। आपने कहा मोरल डाउन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति का मोरल डाउन होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। आपने कहा किसके गाड़ी से निकले, अब किसकी गाड़ी से निकले यही तो प्रश्न है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे चिन्ह पे लड़ने वाला, हमारे निशान से लड़ने वाला व्यक्ति भाजपा की गाड़ी से निकल रहा है। तो समझ में आ रहा है ना कि लोकतंत्र को किस तरह से खतरे में डाला जा रहा है। यहाँ पे मोरल डाउन होना चाहिए हर एक भारतीय, हर एक लोकतंत्र के पक्षधर, सिर्फ कांग्रेसियों का नहीं, क्योंकि जानबूझ के इस देश में लोकतांत्रिक सब जो हमारे मूल्य हैं उनको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। जिस लोकतंत्र में जनता के मत के द्वारा कोई विजेता तय होता है, सूरत में
बिना जनता के मतदान के कोई बन जाता है। और आप कहते हैं कि लोकतंत्र के इस त्योहार में कांग्रेस का मोरल डाउन हो। कांग्रेस का नहीं, हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। क्यों कि ये लोकतंत्र पे प्रश्न खड़ा करने की कोशिश है वर्तमान सरकार की। एन केन प्रकारेण अगर कोई खड़ा है उसे कैसे, अब क्या किया, कैसे किया, ये जांच का विषय है। और होना भी चाहिए कि आखिर जो कांग्रेस के नामांकन करने के बाद नामांकन वापस ले रहा है और गाड़ी से निकल रहा है भाजपा की, क्यों, कहां, कैसे, ये जांच कौन करेगा? प्रश्न तो आपने खड़े कर दिए, ठीक है, बात आपने कर दी पूरी, हमने ही मान लिया। दूसरी बात जी, दूसरी बात, अभी हमारे अमेठी की बात हो रही थी जी, बात देश की बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। काश कांग्रेस की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि बताने के लिए भाजपा की सरकार, बीजेपी की सरकार तैयार होती। कोई एक उपलब्धि जो इन्होंने किया हो, हटाने की बात मत करिएगा। जो इन्होंने वादे किए थे, उन वादों में से अमेठी को क्या मिला? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अमेठी के लिए क्या उपलब्धियां हैं कांग्रेस की, मैं गिना दूंगी आपको, और आप भी जानते हैं उसमें कोई झूठ नहीं होगा। ठीक है सुधा, अभी ठीक है, अभी रुकना होगा, मैं आता हूं दोबारा, अभी रुक जाइए, ठीक है, अभी रुकना होगा, वापस मैं आता हूं। बड़ा संकट है। चुनाव में कहा जा रहा है कि हमारे उम्मीदवार खड़े रहे, जिम्मेदारी भी पड़ोसी की है। अरे आपने कैसे और सुधा जी गलत सुन गई, वो भाजपा की गाड़ी से आए नहीं थे। कांग्रेस से जब पर्चा वापस ले लिया, कांग्रेस से नाता खत्म करके भाजपा की गाड़ी से गए। आदमी गाड़ी से जाए, ऑटो से जाए, पैदल जाए, विषय ये नहीं। विषय ये कि आपका जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस में है वो सार्वजनिक तौर पर बाहर खड़े होकर कह रहा है कि रुपया लेके टिकट दिया, यही होना था। कांग्रेस का मौजूदा जिलाध्यक्ष, कार्यकारी जिलाध्यक्ष इंदौर। कांग्रेस को यह चिंता नहीं है, दुनिया की बातें कर रही, लेकिन ये चिंता नहीं कांग्रेस को कि मेरा जिलाध्यक्ष कह रहा है कि हमारे नेताओं ने पैसा लेके टिकट दिया, ये दृश्य आ गया। खैर, कांग्रेस, अगर ये किसी के लिए संभव नहीं है, अगर अशोक यादव भी ये चाहे या भाजपा भी ये चाहे कि भाई मेरे उम्मीदवार टिके रहे, ये जिम्मेदारी सपा की है, तो कैसे, ये तो मूर्खतापूर्ण बात होगी। ये सपा कहे मेरे उम्मीदवार डरे नहीं, भागे नहीं, ये जिम्मेदारी भाजपा की, कैसे हो गया? ये तो चुनाव है, अपने अपने पैरों का बल नापो और तब चुनाव पर्चा भरो। डरते हो तो मत करो, क्यों चुनाव लड़ते हो? डॉक्टर ने तो बताया नहीं चुनाव लड़ना कोई कंपलसरी है, मत लड़िए। ठीक है अशोक यादव जी, मसला ये, कुछ लोग कह रहे, आज मैं देख रहा था कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे थे कि बेहतर होता समाजवादी पार्टी ही अमेठी रायबरेली ले लेती अब कोटा में अपने पास, तो कम से कम चुनाव प्रचार शुरू हो जाता। खैर वो तो ठीक ही है। एक विषय नया आया जो थोड़ा सा अलार्मिंग है। संभल में शफीकुर रहमान बर्क के पोते जो आपके उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि अतीक अशरफ और शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी, इनकी कुर्बानी जाया नहीं होगी, मुसलमान बेकार नहीं जाने देगा। ये बात समझ में नहीं आई। ये लोग आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे, क्या शहादत कैसे हो गई समझ नहीं पाए हम। और बेकार नहीं जाने देगा तो क्या करेगा, क्या बनेगा? कोई नया अभियान चलेगा, शहीद स्थल बनेंगे इनके, प्रेरणा स्थल बनेंगे इनके, क्या है मसला? कुछ समझ नहीं आई बात। अशोक जी, अच्छा आपका चूंकि लोकसभा का उम्मीदवार है तो इसलिए वह कदकाठी का आदमी भी है। अशोक जी देखिए अमिताभ सर, आपने संभल में जो हमारा प्रत्याशी है उसका बयान आपको बखूबी याद है, लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय मोदी जी का वो बयान जिसमें वो खुलेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस जीत जाएगी तो इस देश के सारे संसाधनों को एक धर्म विशेष का नाम लेते हुए कहा कि उनको बांट दे, और उनको मंगलसूत्र और पता नहीं क्या क्या चीजें याद आ गई। तो जब इस देश का प्रधानमंत्री इतना निम्न स्तरीय भाषा पे उतर सकता है चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, तो बाकी लोगों को हम क्या कहा बताइए? तो ये सब अपने आप में एक पराकाष्ठा माननीय मोदी जी बेंचमार्क स्थापित करते हुए। एक मिनट अशोक भाई, मैं समझना ये चाह रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी अतीक अशरफ शहाबुद्दीन मुख्तार इनको शहीद मानती है, कुर्बानी देने वाला मानती है? जैसा कि आपका पता है, मैं सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूं, बाकी तो ठीक है, हर आदमी को आजादी, कुछ भी कहो। भारत में एक ही चीज तो सर्वसुलभ है, सबको आजादी है, चाहे जो बोलो। पिताजी
जी अमिताभ जी, जी यही आपके पड़ोस में हमारे पड़ोस में एक जिला है बनारस, है। यहाँ पर भी कुछ जो है देवता लोग घूम रहे हैं। क्या योगी सरकार उनको देवता मानती है क्या? नाम अगर लिया जाए तो ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, तमाम सिंह लोग हैं, विनीत सिंह, ये लोग क्या है? ये कोई मतलब माफिया नहीं है, ये साधु संत है, भगवान है। इनके आगे पीछे पुलिस स्क्वाड घूम रही है। कैसी कैसी बातें हो रही हैं? ये थे रही है। किसने कहा देवता है? क्या इनका प्रत्याशी बनारस का ये कह रहा है कि देवता है? नहीं ना। मैंने आपसे पूछा, शफीकुर रहमान का पोता आपका प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क कह रहा है कि मुसलमान इनकी शहादत जाया नहीं होने देगा चुनाव में शहादत जाया कैसे हो रही है? नहीं होने देगा तो क्या करेंगे? क्या पूरे संबल को उलट पुलट कर देंगे? पूरे देश में इनके कीर्ति स्तंभ लगाए जाएंगे? क्या करोगे? इतना पूछा, अब आप कहां ले गए भैया? तो कह दो कि हमारा लेना देना नहीं, वो लड़का जाने बर्क साहब का, हम उससे सहमत नहीं, या कह दो हम सहमत हैं, बात खत्म करो। अमिताभ जी, जब इस देश के मुखिया जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है इस देश में अमन चैन बनाए रखने की, जब वो वोट के लिए इतना नीचे तक उतर सकते हैं तो बाकी प्रत्याशियों की क्या बात किया जाए? अमिताभ, आप ये कभी कल्पना कर सकते हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष से? अब रुकना होगा अशोक यादव, ठीक है। अरे हमने तो बड़े बड़े दृश्य देख लिए भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षों के भाषण मुझे याद है। क्या अब छोड़ो, कहां तक गंदगी कराओगे मित्र? लेकिन ये सवाल बड़ा है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर, बस्ती से बहराइच तक ये सवाल गूंजेगा। लिख लो अशोक यादव मेरी बात, कि मुसलमान अतीक और मुख्तार और अशरफ और शहाबुद्दीन और किस किस की कुर्बानी जाया नहीं होने देगा। ये मसला बड़ा है, इसलिए मैंने पूछा, आपने उसको टाल दिया। आपको लगा कि फालतू सवाल है। मेरी आपत्ति उस पर भी नहीं, आपको आजादी है अभिव्यक्ति की। खैर, प्रशांत पटेल, आप कैसरगंज रोके हो तो कांग्रेस अमेठी और रायबरेली रोके हैं। मेरे ख्याल से 3 ही रुके होंगे उत्तर प्रदेश में, बाकी सब हो ही गए होंगे। एक तो विषय ये, और दूसरा विषय ये कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के एक बुजुर्ग जिला पदाधिकारी कह रहे हैं, एक रैली मंच से, मुरादाबाद के जिला पदाधिकारी, कि भाई मुसलमान जब वोट करने जाएगा तो वो अतीक और मुख्तार और शहाबुद्दीन और फलान फलान को जहन में रख के वोट करेगा। और दूसरा ये बर्क साहब का पोता, वो कह रहा है कि भाई इनकी कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। क्या चुनाव के बीच में अतीक और मुख्तार को मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है? जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो उनके नाम पे वोट मांगती रही है, चाहे अतीक हो, मुख्तार हो, आजम खान, तो उनके हीरो रहे हैं। उसमें कौन सी कोई गलत बात उन्होंने कह दी? समाजवादी पार्टी ने तो उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मुलायम सिंह यादव जी के वो हीरो थे, और मुलायम सिंह जी भी अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला करके गर्व महसूस करते थे। तो अगर बर्क ने या किसी ने, उनके पोते ने, या जो भी जिसने भी बात कही, तो कोई गलत बात नहीं कि समाजवादी पार्टी तो उनके नाम पे ही वोट मांग रही है। अभी हम हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। भाई ये लोग तो खाली मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमानों को 4% आरक्षण दे दिए, बात कहते हैं हम ओबीसी की पार्टी हैं, और ओबीसी का ही आरक्षण काट करके 4% मुसलमानों को दे दिया कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में। हमसे कहते कि आप हिंदू मुसलमान करते हो। भाई इनके प्रधानमंत्री जी आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब थे तो 9 दिसंबर 2006 को कहते हैं देश के संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है। उसका वीडियो आ गया, झुठलाते रहे। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले का भी वीडियो आ गया मनमोहन सिंह जी का, कि इन्हें देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जब अब वर्तमान के देश के अगर उस बात को मीडिया के सामने कह देते हैं तो कह रहे हैं निम्न स्तर पर गुजर रहे हैं। भाई हमने तो वही बात कही जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कही थी, उसी ने उस बात, हमने उसको दोहराया है। और कांग्रेस तो चीज को दिखा दिया है। कांग्रेस ने अपने सन 2009 के और 14 के घोषणा पत्र में अपने लिखा, पढ़ लीजिए, कि हम मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। हम अगर वो बात मीडिया के सामने कह देते हैं तो कह रहे हैं आप नीचे उतर रहे हैं। आज वर्तमान में आप दे रहे हैं ना कर्नाटक के मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर, जो कि संवैधानिक रूप से फीजिबल नहीं है। आप कह दीजिए, अगर हम कह रहे हैं, अगर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप कह दीजिए कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि वो तो वैसे भी असंवैधानिक है। दिन भर आप लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं। बाबा साहब थोड़ा कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण दीजिए। 1950 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, नेहरू जी स्वयं प्रधानमंत्री थे, अम्बेडकर जी कानून मंत्री थे, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
आप उन्हीं नेहरू जी को और बाबा साहब को नहीं मान रहे हो। आज धर्म के आधार पर तुष्टिकरण के लिए आरक्षण दे रहे हो, और दिन भर राहुल गांधी पिछड़ा ओबीसी करते हैं, और उन्हीं ओबीसी के और SC/ST के आरक्षण पे आप डाका डालने की कोशिश करते हैं और अपने घोषणा पत्र में भी लिख देते हैं। तो जवाब तो मान्यवर आपको देना पड़ेगा ना। मैं जब अशोक यादव जी आपके पास आऊंगा तो प्रश्न मेरा एक ये रहेगा कि पिछड़े और दलितों के आरक्षण में कटौती है ना, या कटिया डालना, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक जो है वो ज़्यादा समझने वाली बात है, कटिया नहीं डाल लेते तो कटिया डाल के आरक्षण थोड़ा उधर शिफ्ट कर देना, आपके लिए वो चीज़ थोड़ी चिंताजनक हो सकती है अगर ये मुद्दा नीचे तक गया। जब आऊँगा तो इस पर चर्चा करूँगा। सुजाता पांडे, बड़ा शोर है कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। अब संविधान खत्म होगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। एक पक्ष ये कह रहा, दूसरा पक्ष कह रहा नहीं, कोई माई का लाल कर नहीं सकता और जब तक हम हैं तब तक होगा नहीं। सामान्य व्यक्ति से पूछिए तो वो कहता है कि कोई संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी, जनता ने उनको सबक सिखा दिया और ऐसा सबक सिखा दिया कि उसके बाद से अब कोई हिम्मत नहीं करेगा, हिमाकत नहीं करेगा, संविधान से छेड़छाड़ करे या उसको खत्म करने की कोशिश करे। इंदिरा जी ने एक कोशिश की थी तो उस पर जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी। इंदिरा गांधी हारी, संजय गांधी हारे, बंसीलाल हारे, विद्याचरण हारे, पूरा कुनवा ही हार गया जो इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार था। फिर ये बार बार शोर क्यों है कि मुझे लग रहा है कि इलेक्शन को इस बात पर लाने की कोशिश है कि भाई संविधान बचेगा कि रहे के जाएगा। सुजाता पांडे, देखिए, सबसे पहले तो अमिताभ जी ये बात तो सबको पता है कि संविधान को बदलने की क्षमता किसी में नहीं, क्योंकि ये संविधान के अंदर ये प्रावधान ही नहीं है कि अब संविधान को बदल सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से ये कहती है, इस बात को लेके मुझे आश्चर्यचकित होते, क्योंकि जितने सारे अमेंडमेंट या संशोधन हुए हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुए हैं। 102 में से सबसे ज्यादा, 80 से ज्यादा संशोधन तो कांग्रेस पार्टी ने ही किए हैं। प्रियम्बल, जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि वो संविधान की आत्मा है, उसको भी वोट बैंक की राजनीति के तहत बदला। जबकि बाबा साहब संसद के पटल पे ये कह चुके थे कि हमें प्रियम्बल में सोशलिस्ट नहीं डालने की जरूरत है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो खैर ये तो हो गई कि मतलब तथ्य। बाकी अब ये जो पूरा पासा है ये उल्टा पड़ गया है, क्योंकि जो संविधान बदलने की बात कह रहे थे वो अपने ही उसमें पड़ गए हैं, अपने चक्कर में उसी जाल में फंस गए हैं। क्योंकि जो मॉडल उन्होंने आंध्रा में अपनाया, जो मॉडल वो कर्नाटका में अपना रहे हैं कि जहां पे पिछड़ों का आरक्षण काट के और मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं, जब ये बातें आ गई हैं तो अब संविधान बदलने वाले भी वापस उसी नैरेटिव पे चले गए कि भाई मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है, क्योंकि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। क्योंकि आम जनता के हिसाब से देखिए अमिताभ जी, अब जब आप कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, तो आम जनता पूछती है कि क्यों, कैसे लड़ाई है? क्योंकि पंचायत के चुनाव टाइम पे हो रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे हैं, राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, देश में आम चुनाव हो रहे हैं, और सभी जगह हर एक कोई भी पार्टी इस राज्य में नहीं है या देश में नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता में है ही, चाहे किसी भी रूप में हो। तो जनता के लिए ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ये नेताओं की इको चैम्बर है जो सोचते हैं कि ऐसे नैरेटिव बना के वो जनता के पास सुजाता जी, अभी रुकिए मैं सुधा जी के पास जाऊँ। सुधा जी, भारत के संविधान ने इस बात को अस्वीकार किया था पूरी प्रतिबद्धता के साथ कि भारत धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगा, हम केवल उसी तरह के आरक्षण को मान्य करेंगे जो हजारों सैकड़ों साल से सामाजिक, भारत की सामाजिक संरचना के कारण जो समाज का एक वर्ग वंचित रह गया उसको मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण होगा। तो इसलिए वो आरक्षण SC/ST के लिए हुआ और बाद में OBC के लिए हुआ। मुस्लिम या ईसाई, इनको आरक्षण मिले धर्म के आधार पर किसी को भी, ये कतई स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की कुछ सरकारों ने इसका प्रयोग किया, ये जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट से ये अपील नहीं होगा, ये जानते हुए कि संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। फिर संविधान की लड़ाई, एक तरफ मुसलमान को 4% आरक्षण और दूसरी तरफ संविधान खतरे में है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये दोनों चीजें विरोधाभासी नहीं है? सुधा जी, गुजरात में किसकी सरकार है और मुसलमानों को आरक्षण मिलता है कि नहीं, अमिताभ जी आपको तो पता ही होगा।
और कितने राज्यों में भाजपा की सरकार है और किस किस जाति को, किस किस धर्म को क्या क्या मिल रहा है, आपको तो पता ही होगा कि मैं बताऊं आपको। गुजरात में किसकी सरकार है और मुस्लिमों को और किन किन मुस्लिम धर्म के किन किन लोगों को कहाँ का आरक्षण मिल रहा है, आपको पता न हो तो मैं बताना शुरू करूं। चलिए छोड़िए, ये जो आप लोग प्रश्न आधा अधूरा खड़ा करते हैं कांग्रेस के ऊपर, इस देश में अगर आप विकास के रथ पे चल के दौड़ रहे हैं ना, तो विकास हुआ था, सड़कें थी, सब कुछ आपके पास था, आपको मात्र चलना भर था। उसके बावजूद 10 साल में कोई काम न हो पाए और बार बार ठीकरा फोड़ना है कांग्रेस के सर पे कि कांग्रेस सरकारों ने क्या किया। सरकार ने जो किया है उसी का हम परिणाम देख रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं। सारी बातों को लाके, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें कहना क्या है 10 सालों में। अभी हमारी मैम ने कहा कि जनता की कोई जनता का मुद्दा ही नहीं है। अरे जनता के बीच में जाके देखिए कि जनता के असल मुद्दे क्या हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देंगे वही मुद्दे हो जाएंगे। संविधान बदलने की बात उनके नेता बोल रहे हैं कि 400 लाएंगे और संविधान बदलेंगे, और आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। उनके लोगों से प्रश्न करिए। अभी मोहन भागवत जी का बयान आया है, आपने सुना होगा कि आरक्षण रहेगा जिसपे जो जैसा है। मतलब ये जो चीजें हो रही हैं बदलने की बात, ये इनके लोग अपराध करके जर्मनी और जाने कहां चले जा रहे हैं, उन पे कोई सवाल नहीं। सवाल जिनकी सरकार नहीं है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, उनसे कोई सवाल नहीं। सब चंगा से, सब बढ़िया है, सब अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो क्या अच्छा हो रहा है, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मात्र सवाल खड़ा करना है कांग्रेस के ऊपर। पहले बताइए ना, गुजरात में कितने मुसलमानों को आरक्षण मिलता है? जी वो बताएंगे, गुजरात में जिनकी सरकार है वो बताएंगे। मैं कांग्रेस के गुस्से को समझ सकता हूं। पारा भी तप रहा है, 44 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र में इतना गुस्सा होना जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। 4 जून को जनता फैसला कर ही देगी ना। आपने अच्छा काम किया होगा तो ये हार जाएंगे, और आप को जनता इस योग्य नहीं समझती होगी तो ये जीत जाएंगे। इतनी सी बात है ना। ठीक, अभी रुक जाइए, अभी रोकिए, अभी रोक दीजिए इनकी आवाज। अभी नहीं, दोबारा में आएंगे तब। ऐसे मेरी बहस में तो चल नहीं सकता, आप तो जानते हो। खैर, प्रशांत पटेल, कांग्रेस कह रही है, हालांकि ये तथ्यात्मक रूप से ठीक बात नहीं है, एक फ्रेज बना दिया था और देश प्रेम में लोगों ने उसको अपोज नहीं किया कि जब हम आजाद हुए तो सुई भी नहीं थी देश में। ऐसा नहीं, ठीक है ना, वो आंकड़ा भी है ना। देश में तब बैंक भी था, देश में बंदरगाह भी था, बहुत सारी चीजें बनी, लेकिन खैर चलिए मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। ठीक, अच्छा है, देश में डाक व्यवस्था भी थी। ऐसा नहीं था कि देश जंगल युग में था जब 47 आया, ऐसा भी नहीं था। खैर, मैं समझना ही चाह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है कि भाई भाजपा शासित राज्यों में भी मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है। मेरे ख्याल से वो कहना ये चाह रहे हैं, जो स्पष्ट जो मैं समझ पा रहा हूं, बाकी तो आपको जवाब देना, कि राज्यों को पिछड़े वर्ग में जातियां शामिल करने की छूट मिली जब ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया उसके बाद से। ठीक, उसमें कुछ जातियां वहां से इधर आई, शिफ्ट हुई। मैं समझ रहा हूं उसकी ओर इशारा कर रही होंगी कांग्रेस। प्रशांत पटेल वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा वाले भी मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं, तो क्या तकलीफ है? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न अमिताभ जी आपने पूछा है, और इसी डिबेट में भी ये विषय चल रहा था। मैं डिबेट में नहीं था, मैंने सुना था, क्योंकि विपक्ष के लोग इस चीज को कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुसलमानों की 80% जातियों को ओबीसी रिजर्वेशन ऑलरेडी मिलता है, जाति के आधार पर पूरे देश में मिल रहा है, सभी प्रदेशों में मिला है, उस पर कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन उनमें जो अपर कास्ट की कुछ 5-7 जातियां हैं, सैयद, शेख, पठान, मुगल, कुछ त्यागी लगाते हैं, कुछ लोग राजपूत लगाते हैं, जो ऑलरेडी रूलर्स थे, वो आज के डेट में हिंदू धर्म की ब्राह्मण और ठाकुर जातियों से भी अच्छी स्थितियों पर हैं। और उनमें से कुछ लोग अपने आप को भारत की जन्मभूमि का भी वंशज नहीं मानते, अपने आप को मुगल, तुर्क और अरब से जोड़ते हैं, बोलते हैं हम तो यहाँ के वंशज, हम तो रूलर्स रहे हैं। जब उनको आप एक कॉलम बना करके लिखते हैं कि सभी मुस्लिम जातियां, वो डिस्प्यूट है। बाकी अब जो कर्नाटका का मैं आपको एग्जांपल बता दूं, सुधा जी की भी जानकारी के लिए, ये तो ये शरारतपूर्ण ढंग से इस तरह बोल रही है, ये इनको जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं तो मैं विनम्रतापूर्ण से समझा दूं कि उसमें ऑलरेडी 5 कॉलम उन्होंने बनाए हुए हैं कर्नाटका ने। पहले कॉलम में ओबीसी की कई सारी जातियां, उसमें से 17 मुस्लिम जातियां हैं, कोई विवाद नहीं।
दूसरा कॉलम में भी है कुछ आरक्षण, उसमें 19 मुस्लिम जातियां हैं। तीसरा, प्लीज सुन लीजिए, तीसरा कॉलम जो कर्नाटका ने लिखा है उसमें लिखा है कि सभी मुस्लिम जातियां। तो जब आप सभी मुस्लिम जातियां लिख देंगे तो उससे मतलब सैयद, शेख, पठान, मुगल जो अपर कास्ट की वहां जातियां हैं, जो रूलर्स रहे हैं, मान लीजिए ब्राह्मण ठाकुर या कास्ट की इक्विवेलेंट हो गई, तो आपने जब उनको पूरे मुस्लिम धर्म के आधार पे आप रख दिया, तो जो ओबीसी जातियों का आरक्षण मानने का काम कर रहे हैं वो विवाद है। हिंदू धर्म में भी अगर मान लीजिए ओबीसी में आप बाकी अपर कास्ट की जातियों को रख देंगे तो ओबीसी का पर्पस डिफीट हो जाएगा। जो मंडल कमीशन के चैप्टर 12 में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को मुसलमान को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि सैयद, शेख, पठान ये लोग रूलर्स रहे हैं, इनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर डिस्प्यूट है, लेकिन ये लोग दोनों चीजों को मिक्स करने का प्रयास करते हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मुसलमानों को आरक्षण है, 80% जातियां मुसलमानों की ओबीसी में आती हैं। उनमें भी जिस प्रकार हिंदू धर्म में जाति प्रथा है उस प्रकार मुसलमानों में भी जाति प्रथा है, उनका भी जाति प्रमाण पत्र बनता है एसडीएम के द्वारा, उनको भी सारे लाभ मिलते हैं। और अगर उनमें से भी अगर कोई गरीब रह गए हैं तो उनको ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस जो 10% मिलता है सभी धर्मों को मिलता है, उसमें कोई हिंदू धर्म को नहीं मिल रहा है। और ओबीसी आरक्षण जो है जेंडर ये रिलीजन न्यूट्रल है, हिंदू भी उसका लाभ ले रहे हैं, मुसलमान भी ले रहे हैं, सिख भी ले रहे हैं, ईसाई भी ले रहे हैं, बौद्ध भी ले रहे हैं। सारे धर्मों में जातियां हैं, सभी धर्मों की जो पिछड़ी जातियां हैं, चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे शैक्षणिक रूप से, जो संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में लिखा है, सबको मिल रहा है। लेकिन आप जब लिख लेंगे कि आप सभी मुस्लिम जातियां, तो ओबीसी का पर्पस डिफीट हो जाता है, मंडल कमीशन का ठीक। अशोक यादव जी, चाहे न चाहे ये मुद्दा तो बन ही गया, कुछ आपके सहयोगियों ने बना दिया, उसके जवाब में भाजपा ने बना दिया कि भाई ओबीसी का आरक्षण काट के मुसलमानों को दिया जा रहा है। उसका तकनीकी पक्ष था, वो प्रशांत पटेल ने सामने रख दिया। उसको सरल भाषा में मैं बता दूं, राज्यों को अधिकार है, नाई है, हिंदू भी में भी मुसलमान में भी, ऑलरेडी आप कवर्ड हैं। लेकिन जब आप कहते हो कि सभी मुस्लिम, तब आप ओबीसी का हिस्सा काट लेते हैं, उसके अधिकार को सीमित कर देते हैं। अशोक यादव जी, अब आपकी पार्टी का सारा जो अधिष्ठान है वो ओबीसी राजनीति पर ही है क्या? उसमें तो फिर बड़ा मुश्किल होगा मैनपुरी में किसी को समझाना, इटावा में, आजमगढ़ में, वहां फिर एम और वाई के बीच में मित्रता गड़बड़ा जाएगी। नहीं अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है कुछ न कुछ ऐसी बात चुनाव में करती है ताकि लोगों का ध्यान भटके। अब वो देखिए, अगर आप 7 साल का कार्यकाल मानी योगी जी का उत्तर प्रदेश का खासतौर से मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए तो जितना ज्यादा उत्पीड़न या जितना ज्यादा जॉबलेसनेस या जितना ज्यादा आरक्षण की लूट इस योगी सरकार में हुई पिछड़ों दलितों की, उतना कभी नहीं हुई। आपको आज भी हमारे जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती लोग आंदोलित हैं आज की डेट तक, वो ठीक है इलेक्शन को देखते हुए उनको उठा दिया गया, लेकिन आंदोलन का चल रहा है। इसके अलावा गोरखपुर, बांदा, तमाम जो विश्वविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई अमिताभ जी, ये रिकॉर्ड के साथ है कि उनमें अपर कास्ट के लोगों को ज्यादा भरा गया, ओबीसी एससी एसटी को नहीं भरा गया। तीसरी चीज, वाइस चांसलर्स की नियुक्तियों में आप देखेंगे कि सारी जो है नियुक्तियां अपर कास्ट के लोगों की की जाती हैं। तब उनका पिछड़ापन, दलित प्रेम कहाँ हवा हो जाता है। इसमें जो 69 में तो माननी करें, उसमें तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी उस बात को माना कि इसमें आरक्षण की लूट हुई है। ये सरकार, देखिए आप अगर ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए अमिताभ जी, तो टॉप क्लास से जो जिले में, हर जिले में टॉप, भाई मेरा ये विषय भी ठीक है, आप लोग कहते एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा था, ये उठाया, इसका भी स्वागत, आपका पार्टी है, आपको ये सब बातें चुनाव में कहनी चाहिए। मेरा प्रश्न दूसरा था, क्या पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में से एक स्लाइस काट के मुसलमानों को दे देना आपके वोटर को पचेगा? मेरा प्रश्न इतना था। एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, संभल, बदायूं, मैनपुरी में पचेगा? इतना सवाल था। बाकी जो कहानी आपने कही वो सब ठीक है, अच्छी बात है। 69,000 से लेकर 78,000 तक सबकी बात ठीक है। इस बात का जी जो आप बात कर रहे हैं, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या ताल्लुक, बताइए। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी राष्ट्रीय है, आप अपने को छोटी पार्टी मानते हो? नहीं, आप अपने को महासचिव राष्ट्रीय बताते हो, अध्यक्ष राष्ट्रीय बताते हो। फिर अमिताभ जी देखिए, उत्तर प्रदेश की बात अगर किया जाए तो उत्तर प्रदेश के जो जनता है वो कीचड़ को साफ करने के लिए सड़कों पे उतर चुकी है। ठीक, अब रुक जाइए,
अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक, ठीक है, शिकार लोग ठीक है, तैयार अब है, रुक जाइए, अग्निवीर के शिकार लोग तैयार है, महंगाई बेरोजगार शिकार लोग तैयार है, अशोक पूरे जी, देश से कीचड़ को ठीक साफ करने जा है, रहे हैं। सारे देश के, ये दोहरा मत रखो। अभी मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, वो चाइना पर बात कर रहे थे, क्या कन्नौज टू चाइना डायरेक्ट, क्या अब आप कह रहे हो कि हमसे देश का क्या मतलब, हमारी पार्टी का तो उत्तर प्रदेश से मतलब है, तो आप लिखो उत्तर प्रदेश, फिर नरेश उत्तम पटेल का ही डेजिग्नेशन रखो। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय, युगांडा में क्या हो रहा, रवांडा में क्या हो रहा, उस पर भी चर्चा। लेकिन इस पर आप कहोगे कि इससे हमसे क्या मतलब, क्योंकि फंसे ना। लेकिन ये सब चीजें जाती हैं, ये तेलंगाना में भले ही हो, कर्नाटक में भले हो भैया, लेकिन ये बात आजमगढ़ भी आएगी जहां से आप हो अशोक जी। और आरक्षण का मुद्दा कितना सेंसिटिव होता है ये आपको बताने की जरूरत थोड़ी ना, आप लोग तो जानते ही हो आरक्षण का मतलब क्या है। और एम और वाई दोनों में लठ चल जाएगा आरक्षण को लेके, लिख लीजिए फिर। आरक्षण में कटौती किसी को मंजूर नहीं, न दलित को, न आदिवासी को, न पिछड़े को। ये मसला है, इसलिए मैंने कहा। खैर सुजाता पांडे जी, मैं कहता हूं कि इस चुनाव में कुछ नैरेटिव सब तरफ से ऐसे चलाए गए जिनका मेरी जैसे सामान्य व्यक्ति को समझ में आता है कि अब ये जनता को तय करना है कि भाई रस्सी उछाल के कहा कि सांप है, इधर वालों ने भी कहा, उधर वालों ने भी कहा, क्या अब नसीब और जनता की समझ, इससे तय हो जाएगा कि किसकी रस्सी को सांप समझा और किसकी रस्सी को रस्सी समझा। इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ बोले संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, चुनाव नहीं होगा। और जब आदमी बोलता है तो फिर भाई एक तरफा ही बोलता है, फिर तो उस वक्त तो कोई काउंटर होता नहीं माइक पर। इस देश में दर्जन भर लोग निर्विरोध निर्वाचित हो चुके, लेकिन सूरत के बाद से विपक्षी नेताओं ने लगातार ये ट्वीट किया कि देखा अब चुनाव नहीं होगा, वोट नहीं पड़ेगा, बिना वोट के जीत जाएंगे। 12 से ज्यादा लोग बिना वोट के भारत की लोकसभा में आ चुके, जिसमें एससी जमीर भी थे, जिसमें पीएम सईद भी थे, जिसमें डिंपल यादव भी नहीं। तब लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ, तब संविधान भी खाया पिया रहा, संविधान भी च्यवनप्राश खा के हृष्ट रहा। अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब देख लो तो चुनाव खत्म, अब कहां चुनाव। ये दोनों तरफ से रस्सी को उछाल कर सांप क्यों कहा जा रहा है? मुझे लगता है कि भारत की जनता इस डिजिटल युग में, और जिस तरह से अगर आप अपने कार्यक्रम को भी देख ले, कितने लोग देखते हैं और उसमें बहस का हिस्सा बनती है, तो मुझे नहीं लगता कि जनता को बेवकूफ बनाना अब इतना आसान है। जैसे ईवीएम के होते हुए वो बैलेट बॉक्स वाली घटनाएं अब नहीं हो सकती, वैसे ही ये एक नैरेटिव चला के आप जनता से उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको काउंटर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप अमेठी की ही बात कर ले, रायबरेली की ही बात कर ले, तो अगर आप रायबरेली की बात करते हैं तो सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के क्यों भागे अमिताभ जी? उसका कारण ये था अमिताभ जी कि 2014 में सोनिया गांधी का परसेंटेज, जो जीत का मार्जिन था, वो कम हुआ और भाजपा का बढ़ा। 2019 में 2014 के मुकाबले वो जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन था वो 38% भाजपा को वोट मिला। और 2022 में जब चुनाव हुए तो 5 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस पूरी तरह से हार गई। और जब सर्वे हुआ तो ये पता चला कि सोनिया गांधी जैसी दिग्गज नेता जो आला कमान है कांग्रेस की, वो भी हार सकती है। इसीलिए वो राज्यसभा की रोड पकड़ी उन्होंने, वो भी राजस्थान से। अमेठी का भी यही हाल था। स्मृति ईरानी ने तो अभी उनको 2019 में हराया, लेकिन 14 का अगर आप रिजल्ट देखें तो उस समय भी जो राहुल गांधी के जीत का मार्जिन था वो कम हुआ था। मुलायम सिंह यादव का तो इंटरव्यू है इस पर टीवी रिकॉर्डेड कि भाई अगर सोनिया गांधी का फोन नहीं आता और समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं मिलता तो 14 में ही राहुल गांधी हार जाते। और ऐसी आप किसी भी संसदीय क्षेत्र में देख लीजिए, कन्नौज में डिंपल यादव हार गई। जब डिंपल यादव हार गई थी तो वो चेहरा तो अखिलेश यादव का ही था, डिंपल यादव तो नाम मात्र थी, पर वो हार गई। आज कन्नौज में क्या अखिलेश यादव कह सकते हैं कि वो निर्विरोध जीत जाएंगे? और आज उनकी भी धुकधुकी लगी हुई है, वायनाड में लगी हुई है। तो ये बात तो दर्शाता है अमिताभ जी की जनता जो है
वो होशियार हो चुकी है, वो अपने मुद्दों को पहचानती है, वो जानती है कि कौन मेरा काम करेगा और कौन सिर्फ चुनावी यहाँ टूर करने आएगा। वही राहुल गांधी से क्वेश्चन पूछा, आपकी एक रिपोर्टर गए थे तो उनको क्वेश्चन पूछा कि राहुल गांधी को आप क्यों नहीं सपोर्ट करते, तो उन्होंने जनता को ये मालूम था कि अपने 10 साल के कार्यकाल में 2004 से 14 के बीच में राहुल गांधी ने संसद में अमेठी को लेके एक भी प्रश्न नहीं पूछा। क्या अमेठी लंदन बन गई थी या न्यूयॉर्क बन गई थी कि उसके पास समस्याएं नहीं थी? तो ये जनता को पता है अमिताभ जी। ठीक, अशोक यादव जी, अब तो रिश्तेदारी हो गई है, गांठ जोड़ ली है, या यूं कह लो भाई एक एक पांव दोनों को बंधा है, गंगा में है, नहा रहे, तो ना आप अकेले भाग सकते हैं ना वो। तो अमेठी और रायबरेली में ये थोड़ी बहादुरी की कमी दिख रही है, नहीं? बड़े नेताओं को थोड़ा बहादुर होना चाहिए, मुस्काइए नहीं, कुछ कुछ सच भी बोल दिया करिए कभी। बड़े नेताओं को बहादुर होना चाहिए, तब अशोक यादव सुधा मिश्रा में ताकत आएगी, नहीं? वरना टीवी पे आदमी ने बोला, घर में चर्चा करता है कि खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही, हमसे कह रहे वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, कुर्बानी दो। अशोक जी नहीं, अमिताभ जी देखिए, बहादुरी की बात आप किए हैं तो मुझे 56 इंच का सीना याद आ गया है। जो 56 इंच का सीना कहता था कि चाइना को लाल आंख दिखाना, हजारों किलोमीटर की जमीन बफर जोन बना के छोड़ दिया 56 इंच ने। बहादुरी की कमी देखिए न समाजवादियों के अंदर है न तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। अमेठी रायबरेली के जहां तक सवाल है, वो सवाल आपको 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, और जब तक वो सवाल सॉल्व नहीं होगा अमिताभ जी, तब तक भारतीय जनता पार्टी की धुकधुकी बंधी है, धुक धुक मतलब हार्ट बीट गड़बड़ रही है। इसीलिए उसको रोक के रखा गया है कि कुछ दिन तक और हार्ट बीट की जो है बढ़ा के रखी जाए, और बाद में जो थोड़ा और समय आने दीजिए नजदीक। जब प्रत्याशी घोषित होगा तो जिस तरह से यहाँ पे बातें चल रही है ना कि राहुल गांधी हार गए, ये हो गया वो हो गया, सोनिया जी चली गई डर के मारे, अरे ऐसी बातें नहीं है। जब तक ऊंट पहाड़ नहीं देखा रहता तब तो बहुत बोलता है। रह गई बात अमेठी रायबरेली, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, इतना बंपर विजय वहां से अमेठी रायबरेली से होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की कि उसको इतिहास में दर्ज होगी वो बंपर विजय। अमिताभ जी, हम समाजवादी लोग कभी नहीं डरते हैं, हम हमेशा जो है बुरे से बुरे परिस्थिति में भी अपने आप को सरवाइव करने का गुर हमने सीखा है। यही है, डार्विन का सिद्धांत भी है। अशोक भाई ठीक, एक बात कहें, अरे ठीक है, डार्विन तक कहा जा रहे, आजमगढ़ में जो बात समझ में आए वो उसमें चलो डार्विन चले जाओगे तो कहाँ आदमी गूगल खोल पड़ेगा कि क्या कह रहे अशोक भैया। मैं एक बात कहूं, ये मत कहिए डर नहीं लगता, या आप कह सकते हैं, आप लोगों को तो खैर ठीक है प्रवक्ता है, लेकिन मैं इस बात का काउंटर जरूर करूंगा, डर सबको लगता है। मैंने अपने 35 साल के करियर में बड़े बड़े नेताओं का गला सूखते देखा अशोक भाई। क्या अरे 4 चतुर्भुजधारी हो क्या? शंख चक्र गदा पद्म लेके आए हो? नहीं ना। एक बात बताता हूं, फिर आऊंगा प्रशांत पटेल के पास। मुलायम से मनमोहन सिंह की सरकार थी अशोक जी, दूसरा चरण था, दूसरा कार्यकाल। मुलायम सिंह जी का एक वक्तव्य बयान आया कि सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है। सुनिएगा, सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है, जो गड़बड़ हो रहा है, किसान मजदूर आदि आदि सब। मैं मुलायम सिंह जी से मिला, मैंने उनसे कहा कि नेताजी जब सारी समस्याओं की, सुजाता जी आप भी सुनिएगा, आगे काम आएगा। मैंने कहा जब सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है तो आप अपनी चिट्ठी तो वापस ले लो राष्ट्रपति भवन से, जो आपने अपने दस्तखत से भेजी है समर्थन की। बाद में ये कुछ करें, आप तो पाप से मुक्त हो। तो मालूम क्या कहा अशोक जी उन्होंने? क्या मैं कह रहा हूं अपनी जिम्मेदारी में, उनने एक सज्जन बैठे थे, उनका नाम नहीं लूंगा, वो अभी सक्रिय हैं आपकी पार्टी में, उनकी ओर कहा कि देखो भैया अग्निहोत्री जी क्या कह रहे हैं, ये हमें कहां फंसाना चाह रहे। बोले भैया सरकार होती, उसके 1000 हाथ हैं, हमारे पीछे सीबीआई लगवाओगे? अशोक जी, राजनीति का सच यही है मित्र, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। भगत सिंह वाला जेस्चर ठीक नहीं। अब कौन भगत सिंह है? हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। क्या आखिर जो लोग चुनाव में पर्चा नहीं खड़ा नहीं हो पा रहे, वो किसी न किसी पार्टी से तो है ना। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा वालों की जिम्मेदारी है कि हमारे उम्मीदवारों को खड़ा रखें। ऐसा कहीं होता है? नहीं ना। और मैं तो आपसे भी कहूंगा अशोक जी, अपने उम्मीदवारों पर निगाह रखिए,
वक्त खराब है, मौसम खराब है, पता नहीं कब कौन कहाँ भाग जाए और भाजपा की कार में बैठा दिखे। इसलिए मैं कह रहा हूं। खैर, प्रशांत पटेल जी, अमेठी और रायबरेली, आपने भी रायबरेली कुछ सोच के रोका होगा नहीं कि भाई तू डाल डाल मैं पात। और दूसरा, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, पुराना है नया है मुझे नहीं पता, लेकिन एक सार्वजनिक समारोह में ब्रजभूषण एक बहुत इमोशनल लोकगीत गा रहे हैं जो वैराग्य और दुख से भरा है, रुदाली टाइप का। क्या कैसरगंज की भी बड़ी लोगों को प्रतीक्षा है कि भैया वहां ऊंट की स्करवट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, खड़े रहेगा। प्रशांत जी। जी निश्चित तौर पर, चूंकि इन सीटों पर चुनाव 20 मई को है और नॉमिनेशन की लास्ट डेट 3 मई है। 3 मई से पहले हमारे कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे, लेकिन जो पार्टियां कह रहे हैं कि हम डरते नहीं किसी से, हमारा गठबंधन मजबूत है, और हमने तो कभी नहीं कहा कि अमेठी रायबरेली हमारा गढ़ रहा है या हमारी कोई पैतृक सीट रही है। अमेठी चलिए तो अभी हम रिसेंटली जीते काफ़ी समय बाद, और रायबरेली हम लास्ट जो है 96 और 98 में जीते थे, उसके बाद तो हम जीते नहीं। हालांकि पिछले 15 सालों से हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन जिन लोगों का गढ़ रहा है, जो पूरा 10 जनपद का पूरा पैतृक सीटें रही हैं, बड़े बड़े उनके नेता सोनिया जी, राहुल जी, सब लोग वहाँ से लड़े हैं, तो उनको किस बात का डर है वहाँ से उम्मीदवार घोषित करने में? उनको करना चाहिए, हम लोग तो कर देंगे। खैर, हमने तो अमेठी पे हम श्योर थे, तो अमेठी पे हमने पहले लिस्ट पे ही जारी कर दी, तो वो लोग करें घोषित, हम लोग भी, हमारा कैंडिडेट तैयार है। हम लोग जैसे ही समय आएगा, आज 29 तारीख हो गई है, 1-2 दिन में हमारा भी उम्मीदवार आ जाएगा। और जो लोग दिन भर लोकतंत्र चिल्लाते हैं, आज राहुल जी बताएं भाई कि वहाँ वायनाड गए, वायनाड में भी कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे इनके पीछे पड़ गई। आज वहाँ पे वायनाड की सीट भी फंस गई, जब से एनी राजा वहाँ से खड़ी हुई। कम्युनिस्ट पार्टी लगातार कह रही कि भाई राहुल जी तो नॉर्थ इंडिया में जाकर लड़े, यहाँ हमारे वोट काटने का काम क्यों कर रहे हैं? तो ये इनका अलायंस की सच्चाई कि एक राज्य में, पश्चिम बंगाल में अलग मिलकर के लड़ रहे हैं दोनों चीजें पार्टियां, और वहाँ पे जाके विरोध में लड़े। यही आम आदमी पार्टी के साथ कि पंजाब में अलग अलग लड़ रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और यहाँ दिल्ली में गठबंधन किए हुए। तो इस तरह का दोहरा रवैया है जो इनका जनता के बीच में एक्सपोज हो रहा है। सुजाता पांडे, आपको याद होगा कि ममता जी ने एक बार सुझाव दिया था सार्वजनिक तौर पर, कोई कान में नहीं कहा था, सार्वजनिक तौर पर कहा था कि प्रियंका गांधी को बनारस में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, वहां से हवा बनेगी, वहां से टेम्पू बनेगा। क्या लग रहा है? अभी तो रायबरेली का मामला फरियाया नहीं गया, वो बनारस भेज रही है, बताइए। देखिए अमिताभ जी, वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाखी और खुल गई तो खाकी। तो जब प्रियंका गांधी के बारे में जो यह हवा बनाई जा रही है, वो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी वो फिजल आउट हो चुकी है। पिछली बार जब उनको उत्तर प्रदेश का उनको भार दिया गया था, उस समय कांग्रेस की ये शर्मनाक हार हुई कि उनके 80 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे उनको नोटा से भी कम वोट मिले थे, और वो 5वीं 4वीं रैंक पे थे उनके सारे कैंडिडेट्स। तो अभी कोई ऐसा कोई तिलस्मी कार्य करेंगे प्रियंका गांधी, ऐसा कुछ लगता नहीं। वो तो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी नहीं लड़ी है। अब ये सिर्फ वो सोनिया गांधी और गांधी परिवार की बेटी हैं, तो फिर उनके बारे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो कहना ही पड़ेगा, वो तो उनकी रोजी रोटी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कि ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, या कोई कनेक्ट है उनका कि उसके वो रायबरेली आ जाएंगी तो चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि जब मैं तो डेटा की आई एम अ वुमन ऑफ डेटा, तो अगर जब आप देखते हैं कि डेटा कंपेयर करते हो, रायबरेली में भी कांग्रेस का जनाधार लगातार घटा है, और उसका कारण साफ है अमिताभ जी, बहुत सिर्फ एक आम जनता के हिसाब से समझिए। जब रायबरेली और अमेठी की जनता ये देखती है कि बनारस से जब प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं और बनारस का कायाकल्प कर देते हैं, तो अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता भी ये पूछती है कि हमने तो इससे ज्यादा प्रधानमंत्री यहाँ से चुने, आपको संसद में बिठाया, हर कुछ किया, तो हमारी सड़कें टूटी हुई क्यों है? हमारे यहाँ होटल की व्यवस्था क्यों नहीं? हमारे यहाँ व्यवसाय क्यों नहीं है? हमारे यहाँ जो भी कारखाने थे वो बंद क्यों हो रहे? और आप यहाँ पे एक बार भी दिखाने अपना मुंह क्यों नहीं आए? आपको एक बार हराया, पर हमने तो आपको, आपके परिवारों को भेजा संसद में। तो रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता का एक ही प्रश्न है और एक ही मुद्दा होगा कि डेवलपमेंट कौन करेगा हमारा। ठीक है दादा, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, हर पार्टी की कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ी होती हैं, बाकी सब चुनावी सीटें हैं, हार गए तो थोड़ा दुख हो गया, जीत गए तो लड्डू बांट दिए। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो नाक ही कटा देती हैं पराजय। जैसे
भारतीय जनता पार्टी बनारस लड़ रही है, लखनऊ लड़ रही है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं क्या, तो वो उसकी सामान्य सीट नहीं हो सकती ना। वहां का मार्जिन, वहां का विजय का तरीका क्या है, वो सब चीजें समीक्षा में आएंगी। वैसे ही अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए है। भाई सोचिए, 1952 से रायबरेली में गांधी परिवार है। फिरोज गांधी पहले चुनाव में आए थे यहां, तब से लेके सोनिया जी तक। छोटी सीट तो नहीं आपके लिए, भाजपा के लिए वो सामान्य सीट। अगर जैसे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया तो बम बम हो गई भाजपा, और मान लीजिए राहुल गांधी जीत भी जाते तो भाजपा को बहुत झटका नहीं। मान के चलते हैं कि भाई ठीक है, अमेठी से तो कांग्रेस जीतेगी, रायबरेली से सोनिया जी जीतेंगी। ये अंतर समझिए, ये वैसा ही अंतर है रायबरेली से अमेठी से राहुल गांधी का हारना, जैसे बनारस से भाजपा हार जाए और अजय राय जीत जाए। ये अनुलोम विलोम हो जाएगा राजनीति का। इसलिए मैंने कहा कि ये बार बार कांग्रेस इस बात से भी थोड़ा कई बार क्षुब्ध हो जाती है कि भाई आपको लोगों को क्या तकलीफ है अमेठी रायबरेली की, बाकी सी जगह का नहीं तकलीफ नहीं। अमेठी रायबरेली आपके पहचान का वो है, चिन्ह है, इसलिए सवाल हो रहा। वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मसला नहीं होता, डॉक्टर सुधा मिश्रा को लड़ना होता तो चर्चा भी नहीं होती क्या। अन्य 17 स्थानों पर कौन लड़ रहा है, 15 स्थानों पर कांग्रेस की ओर से, उसकी चर्चा कहां हो रही है उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं हो रही। सपा के उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है, डिंपल जी हैं, अखिलेश जी हैं, शिवपाल जी का बेटा है, रामगोपाल जी का बेटा है, धर्मेंद्र है, इनकी चर्चा हो रही है। अफजाल अंसारी की भी चर्चा हो रही है। लेकिन कांग्रेस के 15 उम्मीदवार अन्य कौन है, कहां चर्चा है? कोई चर्चा नहीं, सिर्फ 2 की चर्चा है। इसलिए मैंने कहा ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि इस देश में हमने अपनी राजनीतिक शैली को वैसा ही रखा जैसा हम पहले 80 और 90 के दशक में जो राजनीति करते थे। जबकि जिनके लिए राजनीति पर जिनको निर्णय लेना है जनता, वो जनता बिल्कुल बदल चुकी है। क्या पहले जो नेता ने मंच से कह दिया वही सत्य था, उसको क्रॉस चेक करने का कोई विकल्प ही नहीं था जनता के पास, साधन भी नहीं था। रेडियो पर एक समाचार आता था, अखबार भी सीमित थे, उनकी पहुंच सीमित थी। आज तो संचार की क्रांति हो गई, 1 मिनट में पूरा पोस्टमार्टम हो जाता है कि आपके परवावा कहां, किस तारीख को कहां थे, वो तक आ जाता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि राजनेताओं को भी यह परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए। अब जनता वैसी नहीं कि आप जो बोल के चले जाओगे वो मान लेगी। और तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी, कबीर ने कहा। जनता का भाव जनता की भाव मुद्रा यही रहती है। जैसे अशोक जी ने अभी कुछ बातें कही, सुधा जी ने कही कि भाई आज हमने जितना काम किया उसके बाद देश में एक कदम भी देश आगे नहीं बढ़ा। वो पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनकी बात ठीक है, मैं उनकी बात का सम्मान करूंगा, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का। लेकिन मेरे गांव में सड़क बनी अशोक जी, ये बताने के लिए हमको सपा बसपा भाजपा किसी की जरूरत नहीं। मेरी आंखें नहीं है क्या? और नहीं बनी तो सब लोग मिलके कहो मंच से बना दी, तब भी नहीं मानेंगे क्या? झूठ बोलने के आरोप में हरा और देंगे? नहीं। मेरे मोहल्ले में पानी आ रहा है नल से, यह बात मैं किसी के घोषणा पत्र से थोड़े नहीं जानूंगा यार भाई। बड़े मुद्दे छोड़िए, मेरे जिले में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में कोई कारखाना खुला या नहीं खुला, ये कांग्रेस से थोड़ी ना पूछेंगे, ना भाजपा से पूछेंगे। कारखाना खुला होगा तो हलचल दिख ही रही होगी, बच्चे नौकरी कर ही रहे होंगे वहां। ये सच हम लोग क्यों नहीं समझते? हम नेताओं को लगता है कि सब हमें कोई बताना है क्या, और हम जो जैसा फॉर्मूला बना देंगे मिलावट वाला, वो ऐसे करके हिला देंगे और जनता को पिला देंगे और वो पी लेगी। ऐसा नहीं है। कोई भाषण, कोई विज्ञापन जनता को एक सीमा से आगे प्रभावित नहीं कर सकता।
और एक जो बुनियादी चीज है संविधान की, ये सच है भारत के आसपास जितने देश हैं उन सब में हिंसा हुई, सत्ता हस्तांतरण में बार बार हिंसा हुई। ये भारत है जिसने 52 से लेके आज तक कभी सत्ता हस्तांतरण में चूचपड़ भी नहीं हुई। भारत के लोकतंत्र पर एक बार छोटा सा ग्रहण लगा था इंदिरा गांधी के समय में, उसको भी भारत ने हमेशा के लिए दुरुस्त कर दिया। इसलिए मेरी अपनी मान्यता यह है कि ये आरोप जनता के नीचे जगह नहीं बना सकता कि संविधान खत्म हो जाएगा, नहीं। और एक बात और कह के बात समाप्त करूं, अशोक जी, आप लोगों से बेहतर जो तीसरी धारा के दल है, कौन जानता होगा कि नरेंद्र मोदी अगर आज भारत के प्रधानमंत्री हैं तो इसलिए है कि संविधान है देश में, इसीलिए ना। अन्यथा तो राजा महाराजा लोग राज कर रहे होते क्या? समाज का अभिजात्य वर्ग राज कर रहा होता, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग राज कर रहे होते। नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं क्योंकि संविधान है बाबा साहब का, इसलिए। ये सच कोई इनकार कर सकता है? मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, ये लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे रहे? इसीलिए रहे कि संविधान है, वरना क्या आप कल्पना कर सकते थे? नहीं ना। अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री, वो किस परिवेश के है पता है ना आपको? लालू यादव, नीतीश कुमार, सबका राज देख लिया। संविधान को कोई माई का लाल हिला सकता है क्या? और भारत जैसे जब मायावती जी ने शपथ ली थी पहली बार और वो मुख्यमंत्री बनी थी, मुलायम सिंह की सरकार अपदस्थ करके अशोक जी, तो नरसिंह राव अमेरिका में थे प्रधानमंत्री। वहाँ उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मिरेकल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक, भारत के लोकतंत्र का ये चमत्कार है मायावती का मुख्यमंत्री होना, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का। मैं कहूँगा कि ऐसा ही मिरेकल ये भी है कि एक ऐसी सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर एक व्यक्ति शनैः शनैः आगे बढ़ा और फिर देश के राजनीतिक नक्षत्र लोक पर सर्वाधिक ताकतवर व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गया। इंदिरा जी हुई तो उनके पास एक लीगेसी थी, पंडित जी की बेटी। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ संविधान से ही के कारण ही आगे हैं कि संविधान है इस देश में। कोई चार लोग मिलके देश पर कब्जा नहीं कर सकते, न चार परिवार देश पर कब्जा कर सकते। यही संविधान की ताकत है और मुझे लगता है ये ताकत हमेशा रहेगी। एक छोटा सा विज्ञापन देखिए जरा। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। मानकर चलिए कि हद से हद 72 घंटे के भीतर, अभी से 72 घंटे के भीतर रायबरेली अमेठी में कांग्रेस को अपने पत्ते खोल देने होंगे और कैसरगंज में भारतीय जनता पार्टी को। अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, या एक लड़ेगा या दोनों लड़ेंगे, ये फैसला हो जाएगा। और कैसरगंज में ब्रजभूषण भाजपा के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे, ये भी फैसला हो जाएगा। तो अब वक्त सिर्फ बचा है 72 घंटे का। नमस्कार।